Good morning, everybody. So today we have to start discussion about next point from the electrostatics, which is very important and very simple. That is Gauss theorem. Gauss theorem. अभी गॉस थ्योरम पढ़ना क्यों? देखो देखो गॉस थ्योरम में हमें कुछ अलग कंसेप्ट नहीं पढ़नी है। जो पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट लेक्चर में कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के नंबर पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया, उसको अपन कंसिडर करते हैं फ्लक्स। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इनको स्टडी करने के लिए इनके नंबर इतने ज़्यादा थे कि कॉम्प्लिकेशंस थोड़े बढ़ रहे थे। इसको और थोड़ा सिंपल बनाने के लिए ये जो गॉस था, एक्चुअली में ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इसके बारे में एनसीईआरटी बोलती है कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम्स था, इतना ग्रेट साइंटिस्ट था। इसने पूरा जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन एंड टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन का स्ट्रक्चर था वो एकदम सिंप्लीफाई करके रख दिया। जैसे हमने लास्ट में देखा था कि बेसिकली जो जनरल ट्रेडिशनल मेथड हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला था E इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू डी एस। वही केस में गॉस एक्सप्लेन करता है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली गिवन बाय क्यू अपॉन एप्सिलॉन। मतलब यहाँ पे ये थीटा डी एस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको अगर चार्ज मालूम है तो सीधा चार्ज को क्या करना है, डायरेक्ट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम से आपको डिवाइड करना है। और यहाँ पे कंपल्सरी एक लिमिटेशन था कि जो भी चार्ज है दैट मस्ट बी एनक्लोज्ड बाय द गिवन बॉडी। जिस बॉडी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं उस बॉडी ने ये चार्ज को एनक्लोज करना चाहिए। ये यहाँ पे बेसिक कंडीशन थी, इसके सिवा गॉस थ्योरम को अपन अप्लाई नहीं कर सकते। सेम वे आगे जो अपन NEI एंड TNEI की कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो इस NEI एंड TNEI मतलब क्या होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन एंड टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ट्रेडिशनल फॉर्मूला देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन इनटू E cos ऑफ थीटा इनटू ds। तो उसको ही सिंप्लीफाई करके गॉस एक्सप्लेन करता है कि ये जो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन है ये कैलकुलेट करने के लिए आपको इतने सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, बस जितना भी चार्ज उस बॉडी ने एनक्लोज किया होगा उस सब चार्ज की यहाँ पे आपको अलजेब्रिक सम करनी है। मतलब टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज गिवन बाय समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n, वेयर I का मतलब होगा समेशन ऑफ QI, वेयर I का मतलब होगा 1 से लेके n तक। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पार्ट हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग हमें गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बनाना है। तो ये स्टेटमेंट बनेगा कि बेसिकली गॉस थ्योरम का यूज अपन करेंगे टू कैलकुलेट TNEI। तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस is equal to the algebraic sum of all the charges enclosed by that surface। खत्म। मतलब इतना सिंपल पार्ट ये गॉस ने हमें एक्सप्लेन किया था कि जब भी हमें ये TNEI टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन कैलकुलेट करना है तो लिमिटेशन बस इसका यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो चार्ज होगा वो एनक्लोज होना चाहिए। एनक्लोज मतलब कैसा, मैंने कल के लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली कोई भी बॉडी है इस तरह से, तो बॉडी के अंदर कुछ चार्ज होते हैं, जैसे ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है एंड आउटसाइड का चार्ज प्लस Q3 है एंड यहाँ पे और एक चार्ज दिया आपको प्लस Q4। तो इस केस में ये Q3 एंड Q4 की वजह से जो भी फ्लक्स होगा, जो भी TNEI होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हम गॉस थ्योरम कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज गॉस थ्योरम का लिमिटेशन है, चाहे आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है चाहे आपको TNEI कैलकुलेट करना है, चार्ज को बॉडी ने कंपल्सरी एनक्लोज करना चाहिए। ठीक है, ये अगर वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है देन एंड देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द फ्लक्स एंड TNEI बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, तो इतना सिंपल था गॉस थ्योरम। आगे इसको मैं थ्योरेटिकली प्रूव भी कर दूंगा कि इतना डिफिकल्ट पार्ट था वो इतना सिंपल कैसे हो गया। ठीक है, तो और थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, उससे पहले इतना लिख। ठीक है, तो आगे हमें क्या करना है, अभी इस गॉस थ्योरम को थ्योरेटिकली प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक सिंपल सा डेरिवेशन यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो फिजिक्स जो है वो सिंपल इसीलिए है कि यहाँ पे आपको कोई भी फॉर्मूले रखने नहीं है, कोई भी कंसेप्ट जो आपको समझ में नहीं आ रही है उसको रखने का काम नहीं है। डायरेक्टली हम जो प्रूव करेंगे, जो एज्यूम करेंगे उसका थ्योरेटिकल रिजल्ट यहाँ पे हमें मैच करना है विद हमारे डेरिवेशन रिजल्ट से।
तो हम इनिशियली कंसिडर करते हैं कि कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी शेप का, यहाँ पे शेप का लिमिटेशन नहीं होता है, आपकी बायोरिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक शेप की बॉडी कंसीडर कर सकते हैं और इसको बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, कंसीडर अ बॉडी ऑफ एनी शेप, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वो इतना पॉइंट कंसीडर करके वहाँ पे एक चार्ज रख देते हैं प्लस क्यू। अभी आगे देखिए, आगे जाके क्या होगा, देखो ये प्लस क्यू चार्ज हमने रख दिया, अब ये खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी, उस लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फिर वहाँ पे एन आएगा, टी आएगा, ये हमें पहले से मालूम है, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक अरेंजमेंट कर रहे हैं कि बॉडी के सरफेस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं पी, जिसके सराउंडिंग में छोटा सा एरिया अपन कंसिडर करेंगे ds, जो ds O के साथ अगर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, डी ओमेगा इतना सॉलिड एंगल बना देगा, ठीक है। तो उस केस में इंटेंसिटी की डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं एंड ये सरफेस का नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो हमें मालूम है यहाँ पे इंटेंसिटी का कंपोनेंट अलोंग नॉर्मल जो होता है वो बनता है ई कॉस ऑफ थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे एनईआई की डेफिनेशन होती है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज गिवन बाय, क्या होता है नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ये होता है इप्सिलॉन इनटू ई इनटू कॉस ऑफ थीटा इनटू डीएस, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो आगे क्या करते हैं, बस वन बाय वन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें ई का फॉर्मूला मालूम है कि जैसे हमें पॉइंट पी पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है जिसका डिस्टेंस आर है फ्रॉम ओ, तो ये इंटेंसिटी बनेगी 1/4 पाई इप्सिलॉन इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको अगर अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें एनईआई के लिए एक्सप्रेशन बनेगा इप्सिलॉन इनटू 1/4 पाई इप्सिलॉन इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ थीटा डीएस। यहाँ पे इप्सिलॉन इप्सिलॉन कैंसिल होता है, थोड़ा सा रीअरेंज अगर करेंगे तो यहाँ पे डीएस इनटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर एक ब्रैकेट में आएगा, तो इनटू बचेगा क्यू अपॉन 4 पाई एंड इसी ब्रैकेट को अपन बोलते हैं डी ओमेगा। तो ये बन गया सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल मतलब होता है डी ओमेगा, जिसको कैलकुलेट करने के लिए अपन रिलेशन यूज करते हैं डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको अगर डी ओमेगा बोल दिया तो इनटू बचा क्यू अपॉन 4 पाई। ये था एनईआई, हमें बेसिकली फाइंड करना है टी एनईआई। तो यहाँ पे टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ एनईआई। तो इसका मतलब इस टर्म को अगर इंटीग्रेट करेंगे जिसमें क्यू अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है बाहर लेते हैं तो बचा बस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो डी ओमेगा मतलब सॉलिड एंगल, जो हमने पहले भी देखा है कि अगर स्फीयर की केस या फिर कोई भी 3 डायमेंशनल बॉडी है उसके इनसाइड पॉइंट के लिए उसका टोटल सॉलिड एंगल यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा ये 4 पाई होता है। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको ये जो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन था वो मिल जाएगा Q अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई। तो यहाँ पे 4 पाई कैंसिल होके हमने प्रूव कर दिया कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल्स टू होता है समेशन ऑफ द चार्ज। यहाँ पे हमने एक चार्ज कंसीडर किया था इसलिए Q बना। अगर मैं यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्ज लेता, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 आता, मतलब अल्टीमेटली कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि बाय गॉस थ्योरम TNEI इज इक्वल्स टू होगा समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n ऑफ QR फिनिश्ड, ठीक है। तो इस तरह से जो गॉस का स्टेटमेंट हमने पहले पढ़ा था उसको हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली प्रूव भी कर दिया, ठीक है। चलो